Hello everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, जैसा कि ऑलरेडी हमने एवोल्यूशन वाला चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसमें हमने बहुत सारी जो हमारे कंसेप्ट थे उनको हमने समझ लिया। ठीक है, हमने ये देखा ये बेसिकली क्या है, एक स्टोरी है इस अर्थ पर लाइफ के आने की। ठीक है, और इस स्टोरी में हमने क्या क्या देख लिया अभी तक। हमने ये देखा कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ, ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब लाइफ कब आई इस अर्थ के ऊपर। ठीक है, तो ये जो अर्थ है ये कैसी थी पहले, है ना। तो फिर हमने थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन के थ्रू समझा कि जितने भी आज इस अर्थ पर लाइफ फॉर्म्स हैं वो कहीं ना कहीं से केमिकल्स के एवोल्यूशन की वजह से है, और हमने इस बात को प्रूव करके भी देखा था कैसे, मिलर एंड यूरे के एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, उसके बाद नहीं मान रहे थे बहुत, मतलब जो हम लोग थे ये मानने को तैयार नहीं थे, मतलब एक आइडिया ही तो था कि एवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, अब ये जो आइडिया था या ये जो एक हमारा कंसेप्ट था कि ऐसे ऐसे एवोल्यूशन हुआ होगा, वो सब एवोल्यूशन इस पूरी जो भी हमने बातें अभी तक समझी उनको प्रूव करने के लिए हमने बहुत सारे एविडेंसेस भी पेश किए। ठीक है, एविडेंसेस पेश करने के बाद हमें ये विश्वास होने लग गया कि यस, एवोल्यूशन इस धरती पर हुआ था, लाइफ इस धरती पर वैसे ही आई जैसा कि हमने समझा। मतलब कुछ केमिकल्स थे, केमिकल्स का एवोल्यूशन होने की वजह से नॉन सेलुलर फॉर्म्स आई, देन आई सेलुलर फॉर्म्स। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने बहुत सारी थ्योरीज को भी समझा था, राइट। और थ्योरीज समझने के बाद हमने बहुत सारे प्रिंसिपल्स जैसे कि हार्डी-वेनबर प्रिंसिपल को समझा, हमने नेचुरल सिलेक्शन कैसे होता है वो समझा। मतलब बहुत सारी बातें हमने पूरी समझने की, मतलब अपनी तरफ से पूरी तरह से हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा किया, राइट। अब जो आज है, आज हम ये देखने वाले हैं हमारी डिस्कशन के अंदर कि जो एवोल्यूशन था हम उसका एक ब्रीफ अकाउंट देखेंगे कि कैसे जो लाइफ है स्टार्ट हुई नॉन सेलुलर फॉर्म से, तब 2000 मिलियन ईयर्स पहले क्या आई, सेलुलर फॉर्म्स आनी शुरू हुई, कैसे इवॉल्व होते होते फोटोसिंथेटिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आए। ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की, ऑक्सीजन रिलीज करने के बाद यूनिसेलुलर देन मल्टी सेलुलर, और किस तरह से प्लांट्स का एवोल्यूशन इस धरती पर हुआ, प्लांट्स के बाद एनिमल्स आने शुरू हुए, कैसे लाइफ वाटर से लैंड पर आई, कैसे हम जैसे आज मोस्ट एडवांस्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस धरती पर पूरा अपना कब्जा किए बैठे हैं। ठीक है, तो इन सब बातों के ऊपर बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा हम डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे। बस 2 मिनट के अंदर ये देखते हैं कि हमें एक बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली ऐप के साथ हमें अपने आप को जोड़ना कैसे है। ठीक है, तो इजीली ऐप के साथ जोड़ने के लिए आपको जाना पड़ेगा सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जैसे ही आप जाएंगे आप क्या करेंगे, इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड। फोन नंबर डालकर अपना न्यू मोबाइल यूजर जो होंगे फोन नंबर एंटर करेंगे और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के साथ ही आपको भरनी होगी आपकी कुछ इंफॉर्मेशन, और आफ्टर दैट यू विल गेट एन ओटीपी नंबर, और उस ओटीपी नंबर से आप क्या कर देंगे, अपना जो फोन नंबर है उसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, ओके। अब क्या होगा, बहुत सारे कोर्सेज आपके सामने दिखेंगे, आप कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर लेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे बेटा नीट का कोर्स। ठीक है, नीट का कोर्स सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने आएगी हमारी क्लास को चूज करने का सिलेक्शन, दैट इज 12th क्लास। दैट मीन्स वी आर एनरोलिंग आवरसेल्फ फॉर अवर टॉपर्स बैच, और इस टॉपर बैच के अंदर आपको क्या मिलेगा, the subjects which we are required to study for our NEET preparation as well as 12th board preparation, और वो subjects हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिनका प्राइस है, अगर आप पे करते हैं, अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं, इट्स प्राइस इज 8,999 रुपीज़। ठीक है, बट आप क्या कर देंगे, अगर ये अमाउंट नहीं पे करना चाहते तो फ्री इजिली कूपन कोड को कीजिए एंटर, और अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इजिली ऐप के साथ जुड़ने पर हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, टीपीपी मिलेगी,
स्टडी मटेरियल मिलेगा, एनोटेटेड पीपीटी मिलेंगी, हैंड रिटन जो भी हम नोट्स बनाते जा रहे हैं वो आपके सामने सब प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के आप इन रिकॉर्डेड वीडियोस को बहुत अच्छे से देखकर अपनी एक फोकस स्टडी कर सकते हैं आपके टॉपिक्स की कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। द मोस्ट मतलब इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है। एक स्टोरी चलती जाती है, ऐसा लगता है कि सच में इमेजिनेशन करके देखो कि सच में ऐसा 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 हुआ था, देन यू विल रियली रियली फील, मतलब बहुत ही इंटरेस्ट क्रिएट होगा आपका, ठीक है। तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखेंगे, अभी हम इस एनसीईआरटी का ये डायग्राम है, हम इसको भी समझेंगे कि रेप्टाइल्स का जो ओरिजिन है, कैसे रेप्टाइल्स कन्वर्ट हुए इनटू बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि हमें पता है एनसीईआरटी कंप्लीटली रहता है हमारा बेस। एनसीईआरटी के बियॉन्ड हमें नहीं जाना है, ना ही बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए और ना ही नीट की प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। चलो, एवोल्यूशन ऑफ, जब हम एवोल्यूशन की बात करते हैं इस अर्थ पर, ठीक है, तो हमारे सामने मतलब अब ये चीज़ें क्लियर हैं कि इस अर्थ पर लाइफ आई होगी। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इस अर्थ की एज क्या होगी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसा कि अगर हम किसी मतलब जो भी टाइम पीरियड है हम उसको क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले हम ईयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, कैलेंडर बना लेते हैं ना, ईयर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ईयर को सबसे बड़ा जो हम टाइम पीरियड का जो मानते हैं दैट इज ईयर, ठीक है। फिर ईयर को हम डिवाइड कर देते हैं 12 मंथ्स के अंदर, राइट। 12 मंथ्स को हम डिवाइड कर देते हैं और छोटा यूनिट दैट इज वीक के अंदर कर देते हैं। वीक को किस में कर देते हैं, डेज में कर देते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अर्थ पर लाइफ की बात करें, अर्थ की एज की बात करें, तो हमारे अकॉर्डिंग जो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स है दैट वाज 20 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और बिग बैंग थ्योरी के थ्रू हमने यूनिवर्स का देखा कि किस तरह से यूनिवर्स ओरिजिन इसका हुआ होगा, राइट। देन हमने ये देखा कि जो अर्थ है मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, राइट। और अर्थ हम मानते हैं कि ओरिजिन जो है अर्थ का वो 4.5 बिलियन ईयर्स एगो पहले हो गया था, ठीक है। तो क्या अर्थ बनते ही लाइफ आ गई थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। लाइफ का हम ओरिजिन मानते हैं 4 बिलियन ईयर्स एगो, राइट। तो जब हम ये सारी बातें करते हैं तो हमने क्या किया, इस पूरे जो भी टाइम पीरियड था उसको हमने डिफरेंट इराज के अंदर, देन इपोक्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर हमने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपके सामने देखो, सबसे बड़ा यूनिट है हमारे पास इरा, ठीक है। इरा से बड़ा होता है इयोन, इयोन इरा से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो इरा को हमने, इयोन तो हो गया बेटा हमारा प्रोटीरोजोइक या प्रोकैम्बियम, प्रोटीरोजोइक या प्रीकैम्बियन इरा, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में आपको इरा लिखा हुआ मिल जाता है, बट ये बेसिकली है क्या, दिस इज इयोन, राइट। तो जब हम इरा की बात करते हैं, हम पूरी इस अर्थ के ऊपर जितना भी टाइम पीरियड अब तक हुआ होगा उसको हमने 3 इराज में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से, पेलियोजोइक, सिनोजोइक और मीजोजोइक, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, पेलियोजोइक और सिनोजोइक के बीच में मीजोजोइक को रख देंगे, ठीक है। तो मीजोजोइक दैट मीन्स हमारे पास इरा है, पहला पेलियोजोइक, दूसरा मीजोजोइक, तीसरा सिनोजोइक, ठीक है। तो जब हम इयोन की बात कर रहे हैं, या ऐसा मान लो प्री कैम्ब्रियन हम इरा की भी अगर बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ये इतना जो इरा हमें दिखाई दे रहा है, इसमें क्या था बेटा, हमें बहुत पुराने प्रोकैरियोटिक के फॉसिल्स मिलते हैं। ऑक्सीजन हम ये मानते हैं कि इस टाइम पीरियड में अक्यूमुलेट होनी शुरू हो गई थी इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और ऑक्सीजन के आने के बाद इसी इरा के अंदर, कौन से इरा के अंदर, प्री कैम्ब्रियन, जिसको मैं इयोन भी बोल रही हूँ, उसके अंदर क्या हुआ होगा, ऑक्सीजन आने के बाद हमें ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक फॉसिल्स भी मिलते हैं। और उसके बाद हमारे सामने आते हैं सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कहीं ना कहीं प्री कैम्ब्रियन इरा से स्टार्ट होना शुरू हो गया था किसका, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशन, भले ही वो सिंपल थे, राइट। ओके, देन आ जाओ बेटा पेलियोजोइक। पेलियोजोइक के अंदर क्या हुआ, अगर नहीं भी याद हो रहा तो ये हमें टेंशन लेने की बात नहीं है, हमसे
इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, जस्ट एक हम आइडिया ले रहे हैं कि सबसे पुराना जो इरा है इसके अंदर जाहिर सी बात है जब केमिकल एवोल्यूशन हुआ होगा तो पहले नॉन सेलुलर फॉर्म्स आई होंगी, फिर सेलुलर फॉर्म्स आई होंगी। ठीक है, ओके। सेलुलर फॉर्म्स जब इवॉल्व हुई होंगी, ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी, तो उसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए होंगे और सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आए होंगे। कैसे पता हमें ये? क्योंकि हमें उस टाइम में कुछ मतलब एज हमने देख ली रॉक की, तो उस रॉक के अंदर हमें कुछ फॉसिल्स मिले। ठीक है, तो उन फॉसिल्स की वजह से हमने एक अनुमान लगाया कि ऐसे ऐसे धरती पर लाइफ आती गई। जब हम बात कर रहे हैं पेलियोजोइक की, राइट, तो पहले क्या है, प्लांट्स आने शुरू हुए बेटा लैंड पर। ठीक है, प्लांट्स आने के बाद धीरे धीरे एम्फीबियंस आए, फिर इंसेक्ट्स आए, रेप्टाइल्स आए, और फिर एक पेलियोजोइक के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकता है उस अर्थ पर सरवाइव ना कर पाए हो ड्यू टू एनी रीजन, और एक बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन हो गया। राइट, ओके। फिर आता है बेटा मीजोजोइक इरा, बीच का इरा है। ये जो इरा था इसके अंदर, इसके सामने लिख लो बहुत बड़ा आर, आर मतलब रेप्टाइल्स। तो मीजोजोइक इरा के अंदर एक टाइम ऐसा भी आया धरती पर कि रेप्टाइल्स का डोमिनेशन था, देयर वर सो मेनी रेप्टाइल्स। ठीक है, तो ये देखो पहले डायनासोर इवॉल्व हुए। ठीक है, फिर इसी से ही डायनासोर्स जब एक्सटिंक्ट हो गए 65 मिलियन ईयर्स एगो, तो डायनासोर से एवोल्यूशन हुआ क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, हो सकता है, या सिंपल एवोल्यूशन की वजह से, ड्यू टू मतलब परिस्थितियां जो ऐसी रही होंगी धरती पर कि डायनासोर्स अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाए। ठीक है, तो बहुत सारे जो मतलब किस में एवोल्यूट हो गए, बर्ड्स में हो गए और कुछ किस में हो गए, मैमल्स में। देन आता है बेटा फिर एक मास एक्सटिंक्शन और हुआ मीजोजोइक में, है ना। मीजोजोइक में एक्सटिंक्शन होने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो रेप्टाइल्स थे धीरे धीरे विलुप्त होने शुरू हो गए। राइट, ओके। देन आता है सीनोजोइक इरा, और अब सीनोजोइक इरा के अंदर हम आ गए। हम मतलब कौन? ह्यूमंस आ गए। तो यहाँ हम मान सकते हैं हम कौन से इरा के अंदर आए, हम सीनोजोइक इरा में आए। हॉर्स आए, एलिफेंट आए, मैन आया, तो ये सारे कौन सी इरा में है? सीनोजोइक इरा में। ठीक है, तो आइए मतलब क्लियर है अगर आपको ये सब कुछ, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से धरती के ऊपर डिफरेंट इराज के अंदर, इरा क्या है बेटा? एक टाइम पीरियड है, बड़ा वाला टाइम पीरियड है। ठीक है, कैसे धरती पर लाइफ सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई और कैसे ह्यूमंस तक पहुंची, ये आज हम सारा इस डिस्कशन के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। कितने इरा है? 3 याद रख लेना बेटा। पेलियोजोइक, बीच में आ गया मीजोजोइक, देन याद रख लेना सीनोजोइक। ठीक है, पेलियोजोइक के अंदर यूकैरियोटिक जैसे ऑर्गेनिज्म, सिंपल वाले मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी पेलियोजोइक के अंदर। ठीक है, प्लांट्स आने शुरू हुए, एम्फीबियन, रेप्टाइल, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म आने शुरू हुए। मीजोजोइक के अंदर सारा का सारा डोमिनेशन किसका था बेटा? रेप्टाइल्स का। सीनोजोइक के अंदर अब ह्यूमंस आ गए, एलिफेंट और हॉर्सेस आ गए। राइट, चलो लेट अस स्टार्ट। ये बात है 2000 मिलियन ईयर्स पहले की। ठीक है, क्या हुआ होगा? एक एक पॉइंट को याद रखते जाएंगे। ये बात कब की बोल रही हूं मैं? 2000 मिलियन ईयर्स एगो। माया 2000, माया से याद रखोगे मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अपीयर ऑन अर्थ। सबसे पहली क्या फॉर्म आनी शुरू हो गई थी? सेलुलर फॉर्म। कहाँ से याद किया हमने? ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, ओरिजिन हुआ अर्थ का, ओरिजिन हुआ लाइफ का। तब आई नॉन सेलुलर फॉर्म, जिनको हम क्या बोलते हैं? आरएनए जैसे कुछ केमिकल्स में एवोल्यूट होके आरएनए वर्ल्ड जो हाइपोथेसिस हमें समझाता है कि सबसे पहले आरएनए आया होगा। ठीक है, आरएनए के बाद फिर क्या हुआ? सेलुलर फॉर्म्स आनी शुरू हुई। कब की बात है? सेलुलर फॉर्म्स कब अपीयर हुई? 2000 मिलियन ईयर्स एगो। द मैकेनिज्म, अब देखो अगर हमसे ये पूछते हैं ना कि क्या मैकेनिज्म है, कैसे नॉन सेलुलर सेलुलर में बने, तो हम एक अनुमान लगाते हैं। वी आर जस्ट मेकिंग एन एस्टिमेट कि आरएनए ने डीएनए बनाया होगा, डीएनए से फिर डीएनए कॉपी बनी होगी, चारों तरफ मेम्ब्रेन बाउंडेड हो गई होगी, सेल बन गया होगा, तो इस तरह से पहली सेलुलर फॉर्म आई होगी। हालांकि एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता ये सब जो मैकेनिज्म है नॉन सेलुलर से सेलुलर बनने का कैसे हुआ।
ठीक है। तो द मैकेनिज्म ऑफ हाउ नॉन सेलुलर aggregates of giant macromolecules could evolve into cells with membranous envelope is not known। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हमें नहीं पता, हमें इतना पता है कि कुछ आरएनए जैसा मॉलिक्यूल था। ठीक है, आरएनए से डीएनए बना होगा, डबल स्ट्रैंडेड, देखो डीएनए दिख रहे हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड कवरिंग आ गई होगी इनके अराउंड। उसके बाद कुछ बहुत सारे सेल्स क्या बन गए होंगे, एग्रीगेट हो गए होंगे, जाइंट मैक्रोमोलिक्यूल। देखो हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हम बोलते हैं एटम, एटम से बने होंगे बेटा मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से क्या बने होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स के ज्वाइन करने से क्या बन गई होंगी फिर ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स जब बनी होंगी तो फिर क्या बन गए होंगे, यूकैरियोटिक सेल्स बने होंगे, ऐसा हम मानते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। तो मैक्रोमोलिक्यूल सिंपल अगर एनवेलप आ गया होगा, सेल बन गया होगा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स भी पहले बने, फिर उनके अंदर ऑर्गेनेल्स आए, फिर यूकैरियोट्स बनने शुरू हो गए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। उसके बाद क्या हुआ बेटा, अब इनमें से जो सेल्स थे जो एग्रीगेट हो गए थे कुछ सेल्स, उन सेल्स के पास क्या हुआ होगा, उन्होंने कुछ मतलब केमिकल्स ऐसे होंगे जिनके पास लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होगी, केमिकल्स है। ठीक है, तो उन केमिकल्स को जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम बोलते हैं पिगमेंट्स। ठीक है, तो क्या हुआ होगा बेटा, पिगमेंट्स बने होंगे, उन पिगमेंट्स ने लाइट को कैच किया होगा और प्रोसेस शुरू हुआ होगा किसका, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है, लाइट मिल गई, पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब कर ली और उन पिगमेंट्स की वजह से जो सनलाइट थी दैट वाज कन्वर्टेड इनटू केमिकल कंपाउंड, दैट इज ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो गया होगा। दैट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, कौन सा, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब हमें ये पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है बिकॉज ऑफ दैट लाइट, जिसको हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होने की वजह से क्या रिलीज हुआ होगा, ऑक्सीजन, जिसकी वजह से आज हम सब जिंदा हैं। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर। तो देखो यही लिखा है, सम ऑफ दीज सेल्स हैड द एबिलिटी टू रिलीज ऑक्सीजन। बहुत बड़ा इवेंट था बेटा, इस धरती पर लाइफ आने का बहुत बड़ा इवेंट कि ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन आने के बाद द रिएक्शन कुड हैव बीन सिमिलर टू द लाइट रिएक्शन, किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, जहां क्या होता है बेटा, वाटर स्प्लिट होता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर की स्प्लिटिंग लाइट की प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, कैप्चर्ड और चैनलाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ठीक है, तो पिगमेंट्स क्या है, केमिकल्स है, केमिकल्स इकट्ठे हो गए होंगे एक सेल के अंदर, जो आप ग्रीन ग्रीन से पिगमेंट देख रहे हो, ये इन्होंने क्या किया होगा, फोटोसिंथेसिस किया होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ होगा, वाटर की स्प्लिटिंग हुई होगी, वाटर की स्प्लिटिंग हुई होगी तो क्या हुआ होगा बेटा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, चलो अब देखो ऑक्सीजन आ गई। जब ऑक्सीजन आ ही गई तो धीरे धीरे क्या हुआ होगा, सिंगल सेल्ड के ऑर्गेनिज्म बनने शुरू हो गए। ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आए, फिर वो सिंगल सेल, अगर डीएनए उनके अंदर आ गया तो कहीं ना कहीं सेल डिवीजन हुआ होगा, डीएनए डुप्लीकेट हुआ होगा, तो धीरे धीरे वो सिंगल सेल्ड के ऑर्गेनिज्म क्या बन गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आने शुरू हो गए एंड बाय द टाइम ऑफ 500 मिलियन ईयर्स एगो क्या आने शुरू हो गए, इनवर्टिब्रेट्स। 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड दे वर एक्टिव, और जॉलेस फिश आई 350 मिलियन ईयर्स एगो। 350 मिलियन ईयर्स एगो आनी शुरू हो गई जॉलेस फिश। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कई बार हमारी 11th क्लास के अंदर हम अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, हमें लगता है ठीक है 11th तो ऐसी हो जाती है,
तो उन बच्चों के लिए मैं एक बार बोलूंगी कि एक बार एनिमल किंगडम आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो एनिमल किंगडम का पूरा जो चार्ट है उसको एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनवर्टिब्रेट्स जॉलेस फिश क्या होती हैं। ठीक है, फॉर योर रेफरेंस, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, अगर एनिमल किंगडम में अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो एक बार मेरे साथ एनिमल किंगडम को देखेंगे ताकि आपको ये समझ में आ जाए इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जॉलेस फिशेस क्या होती हैं। ठीक है, चलो एक बार हम ऐसा करते हैं, पूरी एनिमल किंगडम को देखते हैं। देखो, जितने भी हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो हमने एनिमल किंगडम पढ़ा, हमने क्या पढ़ा हुआ है एनिमल किंगडम के अंदर, हमने ये देखा हुआ है कि वी ऑल आर बिलोंग टू एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के अंदर हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। ठीक है, अब ये जो सुंदर सा नाम है कॉर्डेट, कॉर्डेट वर्ड कहाँ से आया होगा, तो इससे मिलता जुलता एक वर्ड आपने पक्का से सुना होगा, नोटोकॉर्ड। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होती है बेटा, एक सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, राइट। अब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डोर्सल होलो नर्व कोड किसके बीच में, एलिमेंट्री कैनाल और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे जो दिखती है। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी लाइफ की स्टेज में अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोल देते हैं कॉर्डेट्स। ठीक है, और जिनके अंदर प्रेजेंट नहीं है उनको बोल देते हैं नॉन कॉर्डेट्स, राइट। अब देखो, हमारे अंदर कॉर्डेट प्रेजेंट है, वी बिलोंग टू कॉर्डेटा, और जिनके अंदर नहीं है उनको बोल देते हैं नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, तो नॉन कॉर्डेटा के अंदर हम टोटल क्या रखते हैं, 10 फाइलम्स इंक्लूड करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आते हैं बेटा स्पॉन्ज, उसमें सबसे पहले आते हैं पोर्स बेरिंग ऑर्गेनिज्म। पोर्स बेरिंग ऑर्गेनिज्म, देखो हमने क्या किया, पूरी एनिमल किंगडम को डिवाइड कर दिया हमने नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, अब नॉन कॉर्डेटा के अंदर सबसे पहले हमने देखो पोरीफ्रा को रखा है। पोरीफ्रा वाले ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, पोर बेरिंग। देन आते हैं बेटा नाइडीरिया, देन आते हैं टिनोफोरा। ये सब बातें हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। जस्ट एक ब्रीफ कि हम किस तरह पोरीफ्रा जैसी प्रिमिटिव फाइलम से स्टार्ट होकर हम किस तरह से मोस्ट एडवांस्ड मैमल्स की तरफ बढ़ गए बिकॉज ऑफ दैट एवोल्यूशन, राइट। ओके, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्केहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, देन एकाइनोडर्मेटा, और एकाइनोडर्मेटा के बाद हमारे पास एक ऐसी फाइलम है जिसके पास नॉन कॉर्डेट एज वेल एज कॉर्डेट दोनों के कैरेक्टर दिखते हैं। तो दिस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स, which is that is हेमिकोडेटा। बेलेनोग्लोसस, सेकोग्लोसस जैसे ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे दिखते हैं। फिर क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे कोडेट आनी शुरू हुई। ठीक है, अगर वो कोडेट टेल रीजन में प्रेजेंट थी तो यूरोकोडेटा, अगर वो हेड रीजन से एक्सटेंड हो रही थी सिफेलोकोडेटा। ठीक है, और अगर वो जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो गई बाय वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि हम वर्टिब्रल कॉलम जो आपके अंदर रीढ़ की हड्डी जिसको आप बोलते हो, स्पाइनल कॉर्ड जिसके थ्रू आप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे खड़े हो पाते हो। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड किसमें रिप्लेस हो गई, वर्टिब्रल कॉलम में, उनको हमने बोला वर्टिब्रेटा, राइट। तो वर्टिब्रेटा, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं था उनको हमने क्या बोल दिया, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट्स कब आए, 500 मिलियन ईयर्स एगो एवोल्यूशन हुआ। तो इनवर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन कब हो गया था, 500 मिलियन ईयर्स एगो। 500 मिलियन ईयर्स एगो कौन आने शुरू हो गए थे, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो ये जो सारे हैं ये क्या है बेटा, इनवर्टिब्रेट्स। तो कब आए ये, ऐसा माना जाता है, अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है बेटा ये सारी, ये क्या है बेटा, 500 मिलियन ईयर्स एगो क्या आने शुरू हो गए, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, फिर क्या हुआ, वर्टिब्रेट्स, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया, और फिर जो वर्टिब्रेटा के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम बेरिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसी फिशेस आई जिनके पास जॉ नहीं थे। ठीक है, तो उनको हमने बोला जॉलेस, क्या बोला, जॉलेस फिशेस। ठीक है, तो अभी हमने जो नाम पढ़ा था जॉलेस फिशेस, जॉलेस फिशेस कब आई, 350 मिलियन ईयर्स एगो। कब आई, 350 मिलियन ईयर्स एगो
जॉलेस फिश आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो आई होप हमें अभी बात समझ में आ रही है। जॉलेस फिश कैसी होती हैं? जिनका जो माउथ है दैट इज सर्कुलर, मतलब अगर मान लो मैं आपको बताऊं, सॉरी, जिनका जो माउथ है, माउथ कैसा होगा बेटा? लाइक दिस। इसके अंदर कोई जॉ नहीं है, बस ऐसे टीथ लगे हुए हैं। तो ऐसा माउथ कैसा होता है? सर्कुलर माउथ। तो सर्कुलर माउथ बेरिंग, सर्कुलर माउथ वाले जो फिशेस थी उनमें हम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमा। ठीक है, ये क्या है बेटा? इसके पास सर्कुलर माउथ है। तो ये है जॉलेस फिश। कौन से टाइम में आनी शुरू हो गई थी? 350 मिलियन ईयर्स एगो दिस फिशेस दे स्टार्टेड टू अपीयर। ओके, फिर क्या हुआ? आफ्टर दैट क्या हुआ? कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे बने जिनके पास जॉ थे, जिनके लिए हमने वर्ड यूज किया ग्नेथा। ठीक है, अब ग्नेथा से फिर कुछ फिन्स बेरिंग पाइसिस बनी और कुछ बने 4 पैरों वाले ऑर्गेनिज्म दैट इज टेट्रापोडा। टेट्रापोडा से फिर हमने रखा हुआ एनिमल किंगडम एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एवोल्यूट हुए बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद मैमल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम एनिमल किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। तो जब हम एनिमल किंगडम के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि किस तरह से हमने इनको अरेंज किया है अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप हमें समझ में आ गया होगा कि जो इनवर्टिब्रेट्स है वो कब बने? अराउंड 500 मिलियन ईयर्स एगो। और जॉलेस फिश कब आई? प्रोबेबली अराउंड 350 मिलियन ईयर्स एगो। ये आपके सामने जो एग्जांपल है, दिस इज साइक्लोस्टोमेटा, दिस इज साइक्लोस्टोमा। देखो, यू कैन सी ये जो इनका माउथ है, दिस इज सर्कुलर माउथ। ठीक है, इस सर्कुलर माउथ है, जॉलेस फिश है, एंड दिस आर ट्राइलोबाइट्स। अब आगे आ जाओ। फिर उसके बाद क्या हुआ? अब क्या था? अर्थ के ऊपर मतलब पानी था चारों तरफ। ठीक है, तो उसी वाटर के अंदर जॉलेस फिश भी आ गए 350 मिलियन ईयर्स एगो। साथ में ही कुछ ऐसे प्रिमिटिव से प्लांट्स जैसे कि सीवीड्स टाइप वो अपीयर होने शुरू हो गए, सीवीड्स और कुछ प्लांट्स। अब ये कब की बात है? जब फिश आई तो उसके 350 मिलियन ईयर्स एगो, तो 320 मिलियन ईयर्स एगो कौन आने शुरू हो गए? प्लांट्स आने शुरू हो गए अराउंड, मतलब प्रॉबेबली एक एस्टिमेशन है कि 320 मिलियन ईयर्स पहले कौन आया? कुछ सीवीड्स और प्लांट्स भी आने शुरू हो गए। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस धरती पर पहले कौन आया, एनिमल्स आए कि प्लांट्स आए, तो आप बोलेंगे प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स आए बेटा। ठीक है, वी आर told that the first organism that invaded land were plants. ठीक है, they were widespread on land and animals जब लैंड पर आए तब तक इनका जो नंबर है बहुत, मतलब ये लैंड को कवर कर चुके थे। राइट, ओके, आगे आ जाओ। अब देखो, अब क्या हुआ? जॉलेस फिश आ गई थी। ठीक है, उनमें से एक ऐसी फिश थी, मतलब धीरे धीरे क्या होता था, जिनके पास स्ट्राउट फिन्स थे, तो उस फिश के पास कैपेबिलिटी थी कि 300 कब की बात हो रही है बेटा? ये अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो। तो स्ट्रॉन्ग फिन्स की वजह से वो फिश तैरती हुई आती, पानी के बाहर देखती, दुनिया देखती, वाओ दिस वर्ल्ड इज सो ब्यूटीफुल, बस फिर वापस चली आती, बस अपने आप को मतलब घूमने फिरने आती, पानी के अंदर घूमती फिरती आती, अर्थ को देखती, बाहर आती और वापस चली जाती। ठीक है, क्या थे इनके पास? स्ट्रॉन्ग फिन्स थे। ओके, तो ऐसी ही एक फिश को हमने देखा 1938 के अंदर, एक फिश जो हमने कैच की, दैट वाज सिलाकैंथ इन साउथ अफ्रीका, was caught in South Africa और that was coelacanth। ठीक है, अब वो ऐसा लगता है कि एक्सटिंक्ट हो गई है, बट 1938 के अंदर हमें ये दिखी थी, जिसका मतलब कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है। ये फिश कैसी थी? स्ट्रॉन्ग फिन्स थे, घूमती घूमती आती, चारों तरफ देखती, वाओ दिस अर्थ इज सो ब्यूटीफुल, और वापस चली जाती। राइट, ओके, अब देखो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर ऐसे जो फिन्स वाले जो फिशेस थी, इनको हमने बोला लॉब फिन्स, इनको हमने क्या बोला? लॉब फिन्स। और हम ये मानते हैं कि वो अर्थ पे आई, देख के गई कि यस अर्थ पे भी रहा जा सकता है। तो धीरे धीरे सिलाकैंथ किस में इवॉल्व हुए? एम्फीबियंस के अंदर इवॉल्व हो गए। ठीक है, अब एम्फीबियंस, सिलाकैंथ के पास क्या थे? फिन्स थे, तो ये किस में रह सकती थी?
पानी से बाहर आने की कैपेसिटी थी। धीरे धीरे इनको लगा ठीक है ना यार, बाहर ही चल देते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस बन के ये कहाँ आ गई, बाहर आ गई। अब एम्फीबियंस को बोला कि तुम बाहर भले ही चले जाओ अर्थ के ऊपर, बट वापस तुम्हें घूम के पानी में आना ही पड़ेगा जब तुम्हें रिप्रोडक्शन करवाना होगा, ठीक है। जब एग ले करने होंगे, जब स्पर्म्स ले करने होंगे, तो उन दोनों का जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा दैट विल बी इन वाटर। तो मतलब इसीलिए हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं एम्फीबियंस। एम्फी मतलब बोथ लैंड एंड वाटर। तो ऐसा माना जाता है कि जो सीलाकैंथ है दैट इज द एंसेस्टर ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है। दैट दीज एनिमल्स, इनको क्या बोला हमने, लॉबफिन्स। किसमें इवॉल्व हो गए बेटा, फर्स्ट एम्फीबियंस में, दैट लिव्ड ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। और हालांकि ऐसे नो स्पेसिमन ऑफ दीज लेफ्ट विद अस, अब हमारे पास ऐसे कोई स्पेसिमन नहीं बचे हैं। एंड दीज वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉग्स एंड सैलामेंडर्स, ठीक है। तो सीलाकैंथ बाहर आती थी पानी में, आइडिया लेके चली गई, नज़ारा देख लिया कि यस इस धरती पर भी जिंदगी लाई जा सकती है। तो धीरे धीरे मतलब क्या हुआ होगा, धीरे धीरे बाहर निकली होगी, पहले पानी की सतह तक आती, वापस चली जाती, फिर एक दिन हिम्मत करके थोड़ा सा लैंड पे आई होगी। लैंड पे आई होगी तो क्या हुआ होगा, अर्ली एम्फीबियन जैसे कि हम टैडपोल लार्वा को देखते हैं, दैट एग्जैक्टली रिजेंबल्स विद फिश। तो अब ये जो अर्ली एम्फीबियंस किसमें हो गए होंगे, उसके बाद इनसे एवोल्यूशन होके क्या बने होंगे, फ्रॉग्स और सैलामेंडर जैसे मॉडर्न एम्फीबियंस, ठीक है। तो इक्थायोस्टेगा प्री हिस्टोरिक एम्फीबियन था। तो ऐसे एवोल्यूशन होके आज के फ्रॉग और सैलामेंडर बने होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए एम्फीबियंस का एंसेस्टर कौन है, तो आप बोल देंगे सीलाकैंथ, ओके। फिर आओ बेटा, अब जब एम्फीबियंस आ ही गए लैंड पर, तो उनके सामने एक दिक्कत थी कि एग ले करने के लिए उनको वापस से वाटर के अंदर जाना पड़ता था, ठीक है। तो वाटर में जब जाना पड़ता था तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा तरीका अडॉप्ट किया जाए, अगर हमें इस धरती पे रहना है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है और हमें प्रोटेक्शन चाहिए डेसिकेशन से बचाने के लिए, मतलब वाटर अगर सूख जाता है तो दैट इज डेसिकेशन। तो पानी में तो वैसी कोई ज़रूरत नहीं थी कि डेसिकेशन से बचाने की जरूरत पड़े। बट जब ये एम्फीबियंस लैंड पर आ गए तो इनको क्या करना पड़ा, अपने जो एग्स थे उनको थिक वॉल्ड करना पड़ा, थिक शेल्ड एग्स बनाने पड़े ताकि इनको डेसिकेशन से बचाया जा सके। तो धीरे धीरे ये जो एम्फीबियंस हैं इवॉल्व हो गए किसके अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर। धरती पे आने के लिए क्या करना पड़ा, मतलब थोड़ा सा जमीन पे चलते थे तो ज्यादा डेवलप्ड वाले लिम्स नहीं थे, तो ये कैसे बन गए, रेंगने वाले जानवर बन गए, ठीक है। कैसे एग लेके इन्होंने, थिक शेल्ड एग्स लेके, दैट डू नॉट ड्राई अप। ड्राई अप नहीं होते थे सन की रोशनी में, मतलब सन की लाइट इतनी तेज कि सारा पानी सूख जाएगा तो क्या हो जाते, ड्राई। अनलाइक दोज ऑफ एम्फीबियंस। अगेन हम क्या करते हैं, वी ओनली सी देयर मॉडर्न डे डिसेंडेंट्स। आज के टाइम में हमें रेप्टाइल्स के टर्टल्स दिखते हैं, टॉर्टोइसेस दिखते हैं और क्रोकोडाइल्स दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखो हमें फॉसिल भी मिले हैं। ये मान लो ये दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेप्टाइल, इस रॉक के ऊपर कभी दब के मर गया होगा। तो जब हमने इस रॉक की एज पता की होगी टू कार्बन डेटिंग है और भी बहुत सारे तरीकों से, तो हमने जब ये देखा कि इस रॉक के ऊपर बिल्कुल कुछ ऐसा सा इम्प्रिंट नजर आया, ठीक है। किसका इम्प्रिंट है ये, रेप्टाइल का। तो यहाँ से हमने बोला कि जो एम्फीबियंस हैं वाटर से बाहर आए तो एम्फीबियंस थे, दोनों पे रह सकते थे। फिर उन्होंने अपने एग ले करने शुरू किए, थिक वॉल्ड, और जब ये हमें इम्प्रिंट मिलते हैं, फॉसिल मिलते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लैंड पर आने वाले पहली बार जो ऑर्गेनिज्म थे कौन थे, वो थे रेप्टाइल्स, ठीक है, रेंगने वाले। तो ये देखो प्लांट्स भी, अच्छा इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे प्लांट्स भी थे अर्थ के ऊपर, जाइंट फर्न्स थे, टेरिडोफाइट्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो टेरिडोफाइट्स और रेप्टाइल वही थे इस अर्थ के ऊपर। चलो आगे देखो नेक्स्ट एनसीईआरटी क्या कह रही है। अब क्या हुआ, अब पूरा ये सीन था अगले 200 मिलियन ईयर्स के अंदर या उसके बाद इस पूरी की पूरी धरती के ऊपर किसका राज था, इतने बड़े बड़े डायनासोर्स जैसे ऑर्गेनिज्म, मतलब रेप्टाइल्स का। और ये सब इतने बड़े बड़े आप जो ये फर्न्स देख रहे हैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म नहीं थे, ठीक है, सिंपल बड़े बड़े प्लांट्स थे। क्या हुआ होगा, ये प्लांट्स एक टाइम के बाद गिर गए होंगे तो इनके दबने की वजह से क्या बन गया होगा, कोल बनने का प्रोसेस शुरू हो गया होगा, ठीक है। चलो
रेप्टाइल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस डोमिनेटेड ऑन दिस अर्थ। याद रखोगे 200 मिलियन ईयर्स या उसके बाद की बातें हैं जब इस धरती पर किसका कब्जा था, सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स का। और कुछ जाइंट फर्न्स जिनको हम बोल रहे हैं टेरिडोफाइट्स, दे वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल, सब के सब गिर गए टू फॉर्म कोल्ड डिपॉजिट स्लोली। तो ये आप देख सकते हैं, ये वाला सीन था जो इस पिक्चर के अंदर हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ डायनासोर जैसे रेप्टाइल्स, मतलब कुछ और भी रेप्टाइल्स होंगे। अच्छा, अब इनमें से कुछ लैंड रेप्टाइल्स ऐसे थे जो बैक चले गए वाटर के अंदर और इवॉल्व हो गए इनटू फिश लाइक रेप्टाइल्स, दैट इज फिश लाइक रेप्टाइल्स। प्रोबेबली ये भी बात तभी की है 200 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब इक्थाइसॉर्स जब हमें मिलता है। इक्थाइसॉर्स क्या है? इट इज अ फिश लाइक रेप्टाइल। 200 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ होगा, मतलब 200 मिलियन ईयर्स के बाद जब एम्फीबियंस से एवोल्यूट हुए रेप्टाइल्स, लैंड के ऊपर डोमिनेशन था। अब किसी किसी को वो लैंड की जो लाइफ थी वो रास नहीं आई, तो क्या किया होगा, कुछ रेप्टाइल्स बेटा वापस चले गए किसके अंदर, वाटर के अंदर। उनमें से एक नाम है इक्थाइसॉरस। ठीक है, तो ये लैंड के ऊपर, लैंड से वापस पानी में जाने वाले फिश लाइक रेप्टाइल्स दैट इज इक्थाइसॉरस, वो भी हमें देखने को मिलते हैं। नहीं रास आई होगी किसी को हमारी इस धरती की लाइफ। ओके, अब क्या हुआ, जो लैंड वाले रेप्टाइल्स थे, कहानी सुनते जाना। अब क्या हुआ, जो लैंड वाले रेप्टाइल्स थे, ऑफ कोर्स जुरासिक पार्क सबने देखी होगी, तो उसके अंदर हमने देखे हैं डायनासोर्स, ऐसे बड़े ह्यूज से डायनासोर्स, बड़े बड़े साइज के ड्रावने डायनासोर। अगर आज के टाइम में होते तो शायद हम उनको देख के ही मर जाते। ठीक है, तो उस वक्त डायनासोर्स वर देयर और उनमें सबसे बड़ा था बेटा टेरानोसोरस रेक्स। टेरानोसोरस रेक्स ये जो रेप्टाइल है, ये जो डायनासोर है, इसके पास क्या है, हाइट देखो जरा, इसकी हाइट देखो 20 फीट की हाइट, बड़े बड़े डरावने से इसके टीथ, डैगर लाइक टीथ जो किसी खुदाई के काम आते हैं। और साइज देखो कितना बड़ा वाला साइज है, और कार्निवोरस थे ये। ठीक है, तो उनमें से देखो द बिगेस्ट ऑफ देम दैट इज टायरानोसोरस रेक्स वाज अबाउट 20 फीट इन हाइट एंड हैड ह्यूज, बड़े बड़े फियरसम डैगर लाइक टीथ, डरावने से टीथ थे। ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ, डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए इस धरती से। क्यों डिसअपियर हो गए? हो सकता है उनको इस धरती का टेम्परेचर ना सूट हुआ हो, क्लाइमेट ना पसंद आया हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, दे गॉट, एक तरह से ऐसा बोलो कि डिसअपियर ही हो गए, बिल्कुल डिसअपियर हो गए, गायब हो गए फ्रॉम द अर्थ। वी डो नॉट नो द ट्रू रीजन, हम सिर्फ एक आइडिया लगा रहे हैं, एग्जैक्ट रीजन हमें भी नहीं पता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, कुछ लोग ये कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंजेस, और कुछ ये कहते हैं कि बर्ड्स के अंदर एवोल्यूशन हो गया, किसका, रेप्टाइल्स का। चेंजेस किल्ड देम, सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम, और कुछ कहते हैं कि मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स। कैसे पता हमें कि रेप्टाइल से बर्ड्स बने? हमें एक ऐसा मिसिंग लिंक मिला, दैट इज आर्क्योटेरिक्स। हमने पढ़ा हुआ ये चीज हमारे प्रीवियस डिस्कशन में। आर्क्योटेरिक्स वाज शोइंग बोथ द कैरेक्टरिस्टिक रेप्टाइल्स के भी और बर्ड्स के भी। तो वहां से हमें पता लगता है कि रेप्टाइल्स किस में एवोल्यूट हो गए, बर्ड्स में। और ट्रुथ में बी लाइव इन बिटवीन, बीच की बात भी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज और बर्ड्स एवोल्यूशन, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। फिर स्मॉल साइज के जो रेप्टाइल है उस इरा के, वो आज भी इस धरती पे दिखते हैं। किस फॉर्म में, दैट इज धीरे धीरे जब उनका रेप्टाइल्स से क्या बने, एक तरफ मैमल्स बने, एक तरफ बर्ड्स बने। ठीक है, तो स्मॉल जो मैमल्स, हमें फर्स्ट मैमल्स जो हमें दिखे थे वो क्या थे, श्रीव्स, एंड दे फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड के श्रीव्स। फिर मैमल्स कैसे हैं, विविपैरस है, बर्थ देते हैं बेबीज को। क्यों? क्योंकि जब धरती पे लाइफ आई तो प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए था। ठीक है, एंड प्रोटेक्टेड देयर अनबॉर्न यंग वंस इनसाइड द मदर बॉडी। एग्स तो ठीक है थिक वॉल्ड हो गए, अब धीरे धीरे जब एवोल्यूशन होने लग गया तो नेक्स्ट को भी खतरा होने लग गया। तो रेप्टाइल्स किस में कन्वर्ट हो गए, मैमल्स में। कुछ रेप्टाइल्स किस में हो गए, बर्ड्स में। तो रेप्टाइल्स जब मैमल्स में कन्वर्ट हुए, एवोल्यूट हुए, तो उन्होंने एक और अडेप्टेशन आई कि उन्होंने बेबी को अपने अंदर प्रोटेक्शन देना शुरू किया, मदर ने।
ठीक है। तो जिसकी वजह से जब वो बेबी पूरा मैच्योर हो जाता तब वो मदर की बॉडी से बाहर आता, दैट मीन्स उसका बर्थ होता। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं विविपैरस ऑर्गेनिज्म। अब देखो मैमल्स क्या थे, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, सेंस करने में और डेंजर को अवॉइड करने में। और जब रेप्टाइल्स मतलब सारे खत्म हो गए तो मैमल्स ने जगह ले ली इस धरती पर। मैमल्स में देखो चिंपैंजीज मंकी जैसे करते करते ह्यूमन, जो आज के सिनोजोइक इरा के अंदर जो ह्यूमन का डोमिनेशन है वो कैसे हुआ, वो हमारी नेक्स्ट डिस्कशंस के अंदर हम ह्यूमन एवोल्यूशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर एक टाइम आया जब हॉर्स थे, एलिफेंट्स थे, ऐसे होते होते फिर धीरे धीरे ह्यूमन आने शुरू हुए। अब देखो क्या हुआ, जो भी मैमल्स थे मोस्ट एडवांस्ड जो हम बोल रहे हैं कि मैमल्स आने शुरू हुए, हॉर्सेस आए होंगे, एलिफेंट्स आए होंगे, हिप्पोपोटामस आए होंगे, बियर्स, रैबिट्स जैसे ऑर्गेनिज्म पहले कहाँ थे, साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका के अंदर कुछ ऐसे वाले मैमल्स थे। फिर क्या हुआ बेटा, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से दो कॉन्टिनेंट्स आपस में मिक्स हुए होंगे, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से व्हेन साउथ अमेरिका ने ज्वाइन कर लिया नॉर्थ अमेरिका को, दिस वाज नॉर्थ अमेरिका। जब ये दोनों ज्वाइन हो गए तो क्या हो गया, दीज एनिमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फौना। तो कुछ ऐसे वाले ऑर्गेनिज्म यहाँ पर डोमिनेट करने लग गए। ओके, आफ्टर दैट क्या हुआ, अब यही सेम जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों जब पास में आए तो इन मैमल्स का पूरा डोमिनेशन हो गया उस कॉन्टिनेंट्स पे, ठीक है। अब क्या हुआ, इसी का ही रिजल्ट है, सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का ही रिजल्ट है पाउस्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट इज मार्सुपियल्स, ठीक है। मार्सुपियल्स भी सर्वाइव किए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंपटीशन नहीं था और किसी मैमल से। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो कैंगारू हैं, जो मार्सुपियल्स हैं, पाउस्ड मैमल्स हैं, दे लिव ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। क्यों कर पाए, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे कोई कंपटीशन नहीं था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से इनका एवोल्यूशन हुआ। और लेस्ट वी फॉरगेट सम मैमल्स आज भी पानी के अंदर रहते हैं और कैसे है वो विविपैरस एक्वाटिक मैमल्स, जैसे कि व्हेल, जैसे कि डॉल्फिन, जैसे कि सील काउ, जैसे कि सील्स, ठीक है। सम सी काउस, सील्स, व्हेल्स, डॉल्फिन आर सम एग्जांपल्स ऑफ विविपैरस एक्वाटिक मैमल्स, ठीक है। ओके, तो अब जो एवोल्यूशन है हॉर्सेस का, एलिफेंट्स का, डॉग्स का, उनकी अपनी स्पेशल स्टोरीज है जो फिलहाल हमें नहीं करनी है, ठीक है, ऑफ एवोल्यूशन। और मोस्ट जो सक्सेसफुल स्टोरी है एवोल्यूशन की विद मैन विद लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज की स्किल आ गई और सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टीज आ गई, वो कौन है, ह्यूमंस। तो सबसे सक्सेसफुल मैमल इस धरती पर कौन है, दैट मीन्स वी आर, राइट। ओके, तो जब हम बात करते हैं, एक रफ स्केच हम देखते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो दिस डायग्राम इज शोइंग अस द प्लांट्स एवोल्यूशन, ये शो कर रहा है बेटा प्लांट्स का एवोल्यूशन। और हमारी एनसीईआरटी का ही ये वाला डायग्राम है, ये शो कर रहा है हमें एनिमल्स का एवोल्यूशन, रेप्टाइल से कैसे बर्ड्स और मैमल्स बने। तो देखो सबसे पहले आते बेटे, इसको ध्यान रखना, क्लोरोफाइट के इंसेस्टर्स जिनके पास क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट थे, क्लोरोफाइट थे। देन ट्रैकियोफाइट्स आने शुरू हुए और बीच में इनके कहीं से ये हमारे पास एक लाइन निकलती है दैट लीड्स टू ब्रायोफाइट्स। कौन से, सिनोजोइक इरा में, टर्शियरी पीरियड में, ठीक है, टर्शियरी क्वाड्री ब्रायोफाइट्स। और फिर ट्रैकियोफाइट से बने राइना टाइप प्लांट्स। राइना टाइप प्लांट्स इनके बीच से कहीं से हमारे पास निकलते हैं लाइकोपोड्स, जैसे कि आर्बोरोसेंट या हर्बेशियस लाइकोपोड्स, ठीक है। आफ्टर दैट साइलोफाइटोन, यहाँ से निकलते हैं स्फिनोप्सिड, ठीक है, यहीं से निकले फर्न्स, यहीं से निकले आपके जिम्नोस्पर्म, गिंको, कॉनिफर्स, निटेल्स, साइकेट्स। और देन यहाँ से आते हैं प्रोजिम्नोस्पर्म, सीड फर्न्स, साइकेट्स बन गए, मतलब यहाँ से निटेल और साइकेट्स जैसे बन गए, ये टेरिडोफाइट्स आ गए फर्न्स जैसे। और यहाँ से बनने शुरू हो गए मोनोकोट्स एंड डाइकोट, दैट मीन्स एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट, जिनका डोमिनेशन अब इस अर्थ पर सबसे ज्यादा है, ठीक है। ऐसे आए बेटा प्लांट्स, एक क्लोरोफाइट एंसेस्टर से शुरू हुई पूरी जर्नी। ऐसे ही एनिमल्स की शुरू होती है बेटा रेप्टाइल से। अर्ली रेप्टाइल जो अब एक्सटिंक्ट हो गए,
इनकी निकलती हैं दो ब्रांचेस, सौरपसीड एंड साइनोपसीड। साइनोपसीड, सौरपसीड से क्या निकले बेटा, टर्टल, लिजार्ड जैसे कुछ आज के टाइम में मॉडर्न मैमल रेप्टाइल्स हमें दिखाई देते हैं। साइनोपसीड से, देन सौरपसीड से एक हमारे पास ये भी है पैलिकोसोरस, ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है। साइनोपसीड से निकलते हैं बेटा थिकोडोंट्स, जिनके टूथ जो है, टीथ जो है एम्बेडेड रहते हैं सॉकेट्स में। और पैलिकोसोरस से डायनासोर्स निकला और वो भी एक्सटिंक्ट हो गया। थिकोडोंट से थेरापसीड, और देन यहाँ से आज के मॉडर्न मैमल्स, राइट। तो अभी तक हमने जितना भी कुछ पढ़ा है उसको जल्दी से अपने नोट्स के अंदर पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे, ठीक है। जो जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा है, देखो हमने क्या क्या पढ़ा। ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ बेटा, 20 बिलियन ईयर्स अगो। ऑरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ, 4.5 बिलियन। ऑरिजिन ऑफ लाइफ कब हुआ, 4 बिलियन। और नॉन सेलुलर फॉर्म्स कब आनी शुरू हो गई थी, 3 बिलियन ईयर्स अगो, राइट, ओके। उसके बाद आगे चलो, फिर आई बेटा सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। इससे आपको बहुत जल्दी ये पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है ये याद हो जाएगा अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखते हैं, राइट। 2000 मिलियन ईयर्स अगो सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ आनी शुरू हो गई, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया और क्या कर दिया, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। कौन से प्रोसेस से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। फिर आए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर से बने मल्टीसेलुलर, ठीक है, ये सब बातें हम अभी भी पढ़कर आए हैं। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करें, अब आप समझते हैं कि इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। तो 500 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ, इनवर्टिब्रेट्स आने शुरू हो गए। 350 मिलियन ईयर्स अगो कौन आनी शुरू हो गई, जॉलेस फिश, दैट इज एग था, ठीक है, साइक्लोस्टोम्स जैसी। उसके बाद कुछ प्लांट्स आए, राइट। 320 मिलियन ईयर्स अगो इस धरती पे कौन आए, प्लांट्स आए। लैंड के ऊपर सबसे पहले कौन आया था, प्लांट्स, ना कि एनिमल्स, राइट, ओके। 350 मिलियन ईयर्स अगो फिश जो है पानी छोड़ा और लैंड के ऊपर एंटर कर गई। उससे पहले सिलाकेंथ आके चेक करके जाती थी पानी से बाहर आकर कि लैंड पर क्या है, देखने के लिए आती थी, ठीक है। फिर 1938 के अंदर हमने साउथ अफ्रीका के अंदर जब हमें सिलाकेंथ मिली तब हमें समझ में आया कि ये किसकी इंसेस्टर है, एम्फीबियंस की, जो दोनों तरफ रह सकते हैं। और एम्फीबियन से कौन एवोल्यूट हुआ, रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल्स सबसे पहले लैंड पर आने वाले ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है, ओके। लैंड पे रेप्टाइल्स आ गए। तो अब 200 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। रेप्टाइल्स का क्या था बेटा, डोमिनेशन था इस अर्थ पे, जिसकी वजह से लैंड पे अब रहना था तो उनके एग कैसे हो गए, थिक शेल्ड के हो गए। फिर सडनली डायनासोर जैसे ऑर्गेनिज्म थे जो क्या करते थे, डोमिनेट कर रहे थे उस धरती पर, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो बर्ड्स और मैमल्स एवोल्यूट होने शुरू हो गए, ठीक है, ओके। जब हम बात करते हैं अर्ली रेप्टाइल्स की, जो हमने अभी भी चार्ट पढ़ा, अगर वो चार्ट आपसे याद नहीं हो रहा है तो हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। देखो अर्ली रेप्टाइल्स थे, हम ये मानते हैं कि एंसेस्टर्स हैं वो बर्ड्स के, मैमल्स के, और जो भी आज के मॉडर्न मैमल्स हैं। तो इनको हमने डिवाइड किया बेटा सौरपसीडा और साइनोपसीडा। सौरपसीडा में थिकोडोंट्स आए जो एक्सटिंक्ट हो गए। मॉडर्न रेप्टाइल्स कौन किससे बने हैं, डायनासोर से। और मॉडर्न डे के बर्ड्स किससे बने हैं, क्रोकोडाइल से, ठीक है, क्रोकोडाइल। और यहाँ साइनोपसीडा से पैलिकोसोरस क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। थेरोपसीडा मॉडर्न डे के क्या बन गए, मैमल्स। आई होप ये हमें याद रहेगा, राइट। तो हमने ये देखा, दो में हमने डिवाइड किया, साइनोपसीडा एंड सौरपसीडा, ठीक है। मॉडर्न डे मैमल्स बनने के बाद वाटर डिवेलिंग कुछ रेप्टाइल्स अर्थ पे डोमिनेशन के बाद वापस से वाटर में चले गए, जिनको हमने बोला फिश लाइक या वाटर डिवेलिंग रेप्टाइल्स, जिसमें से हमने नाम पढ़ा था इक्थाइसोरस, टिरानोसोरस रेक्स उनमें से सबसे ज्यादा बड़ा डायनासोर था, जो कैसा है, कार्निवोर है, 20 फीट हाइट है और जिसके डैगर लाइक टीथ हैं। और मिसिंग लिंक हमें मिला किसका, आर्क्योटेरिक्स का, जो ये शो करता है कि बर्ड्स भी रेप्टाइल से ही एवोल्यूट हुए हैं,
ओके, देन क्या हुआ, डायनासोर्स कब डिसअपियर हो गए, 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर्स डिसअपियर्ड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और कुछ बर्ड्स में इवॉल्व हो गए, राइट। ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ। अर्ली मैमल्स कौन से थे, श्रीव्स थे। विविपेरस एक्वेटिक मैमल्स में कौन कौन आ गया, व्हेल आ गई आपकी, सील काउ या सी काउ और डॉल्फिन्स। तो इस तरह से आगे विविपेरस एनिमल किंगडम हम अच्छे से समझ चुके हैं, राइट। तो ये करा बेटा हमने ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, एंड नाउ इट्स द टाइम टू गिव आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस। ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे। द कार्बोनिफोरस पीरियड ऑफ कोल डेपोजिशन वॉज, कोल डेपोजिशन जो फर्न्स, जो जाइंट फर्न्स थे, टेरिडोफाइट्स थे, उनके फॉल होने की वजह से क्या हुआ, कोल का डेपोजिशन, ये बात है कम से कम 300 मिलियन ईयर्स एगो पहले की। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, जब पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ रेप्टाइल्स का कब्जा था, दैट इरा वाज मीसोजोइक। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, मीसोजोइक इरा में हमने आर जब हमने लिखा था। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। सीनोजोइक इरा के अंदर ह्यूमंस। ओके, आगे आओ। The evolution of unique group of mammals in South America, Africa and Australia is a piece of evidence that supports continental drift. That thing we have discussed, continental drift. ठीक है, चलो आगे आ जाओ। Find out the total number of correct statements from the following. Pteridophytes formed coal deposits. Yes, absolutely right. Fish-like reptile, Ichthyosaurus. Yes, ये भी हमने देखा 200 मिलियन ईयर्स एगो ये fish-like reptiles आए थे। 65 मिलियन ईयर्स एगो डायनासोर सडनली डिसअपियर हो गए अर्थ से। A Tyrannosaurus rex was the biggest dinosaur, which is about 20 feet in height. All the 4 statements are correct. That means answer is C. Okay. Then है assertion reason question. A pouched mammal of Australia survived the continental drift. Okay, pouched mammal marsupials ऑस्ट्रेलिया में continental drift के टाइम में survive कर गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई भी competition नहीं था किसी और mammal से। ठीक है, because of lack of competition from any other mammals. That means both assertion and reason are correct. And the reason is the correct explanation of assertion. That means हमारा आंसर होगा A. Right? So with this we have completed this brief account of evolution, and now it's the time to say thank you. और next discussion के अंदर हम start करेंगे human evolution, right? But always remember that you have to learn with a smile.